हो रहा है या ओके सो देर आर एक्चुअली मेजर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स. प्राइमरी हमने भी डिस्कस किया जहां फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं. देन देर इज दी सेकेंडरी मार्केट जहां पर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स की सेकेंड टाइम परचेज और सेल करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज द मनी मार्केट. एनी आइडिया व्हाट इज अ मनी मार्केट? दिस इज सेवंथ एंड एट्थ राइट? एट. सेवंथ का कोई नहीं आया. ओके फाइन. एनीबडी मनी मार्केट? चलो मनी मार्केट से माइंड में क्या आता है वही बता दें. बैंक्स. ओके. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके. यू आर गोइंग गवर्नमेंट हर तरफ इन्वॉल्व हो जाती है जब फाइनेंस की बात आती है. तो इट इज नॉट लाइक वो किसी एक सेक्टर के साथ affiliated हो. आई वाज एक्चुअली शेयरिंग द लिंक फॉर दिस लेक्चर. मनी मार्केट वो मार्केट है जहां आप अपना पैसा 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होती हैं. ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. जैसे कि आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, जब तक आप अपना सेविंग्स अकाउंट लाइक अगर आप सिंपल सेविंग अकाउंट लेंगे यू विल गेट वेरी लो रिटर्न. अगर आप उसको लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या लाइक 10 ईयर्स या 5 ईयर आई थिंक होता है मिनिमम, तो 5 ईयर तक आई थिंक तो मैंने देखा हुआ है, तो फ्रीज कर देंगे अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में. इन दैट केस यू विल गेट अ बिट हायर रिटर्न. तो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट में आप लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं. दैट इज द कैपिटल मार्केट. आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, 10 साल का बॉन्ड, 15 साल का बॉन्ड, 20 साल का बॉन्ड, दैट इज द कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट में आप लेस देन 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए जब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मनी मार्केट में करेंगे. मनी मार्केट के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स इट कैन बी, आजकल तो आई थिंक मैंने जो लास्ट सुना था वो 15 दिन का भी था कि 15 डेज के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इनफैक्ट अगर आज फिनटेक के टाइम पीरियड में आप देखें तो आप 1 डे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस लेवल के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. लाइक वो फिनटेक एप्स के थ्रू अवेलेबल है. मैं वो एग्जैक्ट मनी मार्केट एक्चुअल की बात नहीं कर रहा, लेकिन 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, इट कुड बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स. आमतौर पे 9 तक होता है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा होते नहीं है. तो इस ड्यूरेशन के आप समझ लें नोट्स हैं. ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आप अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि आपने ये पढ़े हुए हैं बिकॉज ये यहाँ हमारे भी काम आने वाले हैं इस कोर्स में भी. सो डू आई गो विद देम, मैं वो पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? इंटरेस्टिंग. रिवाइज का मतलब है आपने पहले नहीं पढ़ा, मतलब आपको पढ़ाया भी गया तो आपने कहा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, छोड़ें इसे. ओके फाइन. ठीक है, नेक्स्ट अब फिर मैं इस टॉपिक की तरफ आऊंगा कि मनी मार्केट क्या है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं. बट लेकिन इन सिंपल टर्म्स मनी मार्केट इज द मार्केट जहां आप लेस देन अ ईयर की ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि एक कंपनी, उसके पास पैसे पड़े हैं फालतू, या आपके पास कुछ महीनों के लिए पैसे पड़े हैं, तो उसके बाद ये वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, यहाँ लगाएंगे. तो उतना अरसा भी उसको क्यों रखना है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए. ठीक है. सो फिलहाल हम वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ दोबारा आते हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है. किस चीज की? कैसी एग्जांपल हो सकती है या 15 डेज तो नॉर्मल मनी मार्केट में भी अवेलेबल है. 1 डे जो मैं कह रहा हूँ ना वो उस कॉन्टेक्स्ट में है. अगर आप देखें ये यू वुड हैव सीन दिस, अगर आप आजकल के बैंक अकाउंट भी देख लें तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपने जो डेली बेसिस पे बैलेंस रखा होता है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है. डेली नहीं मिलता, मिलता मंथ के बाद या जो भी उनका टाइम पीरियड डिसाइडेड है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर जो बैलेंस होता है आपके अकाउंट का उसके ऊपर आपको मिल रहा होता है. ठीक है. सिमिलरली इजी पैसा, इजी पैसा में ये फीचर है कि वो आपको डेली रिवॉर्ड देता है. मतलब जो आपको जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, बेसिकली इंटरेस्ट बनता है, वो आपको वो इंटरेस्ट डेली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है साथ का साथ. सो दैट मेक्स इट लाइक अब लाइक वेरी फास्ट मनी मार्केट. सिंगल डे के अंदर आपका रिटर्न आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, अगले दिन आप अपने पैसे निकलवा लें तो निकलवा लें. एवरी डे वो रिक्रिएट होता है साइकिल उसका. सो सिंगल डे में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप फिनटेक बेस्ड एप्स के थ्रू. मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल वेल्थ 2020 के अंदर कितनी थी, किसी को पता है?
नहीं पता हो, आई नो दैट फॉर श्योर। टोटल ग्लोबल वेल्थ, हालांकि वेल्थ का काम तो पता होना चाहिए, चलिए ठीक है। ओके, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? ये भी नहीं पता। हाँ, वो आजकल सेकंड पे आई थिंक, या नो, चलिए ब्रांड का नाम बता दें। यस, लुई वुइटन। So as of now he is the richest one. ये डेली की फोर्ब्स के ऊपर आपको ये मिल जाएगी, डेली की वो लिस्ट रिवाइज होती रहती है, ताजा ताजा अभी अदानी भी फेल डाउन। सो ग्लोबल वेल्थ रीच्ड अराउंड यूएस डॉलर्स 418.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये 2020 का फिगर है। दिस इज अप फ्रॉम 7.4% जो प्रीवियस ईयर 2019 में था। और ये देख लीजिए कोविड के क्लोजिंग का टाइम पीरियड आ रहा है, कोविड का एंड आ रहा है, तो इस ड्यूरेशन में भी वेल्थ इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसलिए वेल्थ के मामले के अंदर हम जब वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, वेल्थ मेक्स वेल्थ। ओके, सो इट गोज लाइक दैट, यू इन्वेस्ट इन गुड अपॉर्चुनिटीज। इफ यू ऑलरेडी हैव वेल्थ, तो इस तरह क्राइसिस सिचुएशन के अंदर यू कैन गेट गुड डील्स। और फिर अगेन इस ड्यूरेशन के अंदर ऑल्दो कुछ बिजनेस ने सफर किया, लेकिन एक बहुत बड़े सेक्टर ने एक इंप्रूवमेंट, जैसे मास्क बनाने का बिजनेस बहुत अच्छा चला, सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस बहुत अच्छा चला। सो देयर वर बिजनेस दैट वर ग्रोइंग, देयर वर बिजनेस दैट वर फॉलिंग अपार्ट। गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा मनी इंजेक्ट की मार्केट के अंदर, तो 7.4% इंक्रीज हुई थी वेल्थ के अंदर। और पर एडल्ट वेल्थ अगर ये हम कैलकुलेट करें तो इट्स अराउंड $80,000, $79,952 पर पर्सन इन द वर्ल्ड। तकरीबन 8 अरब की दुनिया की आबादी है, तो $79,952 अच्छी खासी अमाउंट बनती है। लेकिन हम अपने आप को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये अमेरिकियों को ही रहने दें, हमारे ऊपर तो माइनस में है इस वक्त। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। US millionaires are 56 million और 1.1% of all adults। जो यूएसए के अंदर मिलियनियर्स हैं, दे आर 56 मिलियन। बट अगर आप इसको एज अ परसेंटेज देखें तो परसेंटेज ऑफ ऑल एडल्ट्स के हिसाब से ये सिर्फ 1.1% ऑफ द वर्ल्ड है जो मिलियनियर्स हैं, जस्ट 1.1%। and a person needed net assets of just $7,552 to be among the wealthiest half of the world citizens। तो दुनिया के 50% वेल्थिएस्ट लोगों में शामिल होने के लिए एक बंदे के पास सिर्फ $7,500 होना जरूरी था। दैट मीन्स दैट यू कैन सी हाउ मेनी पुअर पीपल वुड देयर बी, जो कि अगेन 50% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स ऑन लेस देन $7,500 per person as assets। So that tells you the big difference। क्योंकि आपने ये देखिए मिलियनर जो हैं वो ऑल्दो 56 मिलियन है, लेकिन ये जस्ट पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की ग्लोबल देख लें उसके अंदर जो एडल्ट्स है, वर्किंग एडल्ट्स, उसके हिसाब से सिर्फ 1.1% है। एज आई टोल्ड यू कि दुनिया के मेजॉरिटी रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय जस्ट 1% और 2% ऑफ द वर्ल्ड टॉप पॉपुलेशन। ये एग्जैक्ट होते हैं। इसमें गलती, हाँ इसमें गलती का कॉन्टेक्स्ट कहां है? इसमें गलती का कॉन्टेक्स्ट, वेट अ सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था द रिचेस्ट 10% ऑफ एडल्ट्स ओन 82% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, दैट्स इट। बाकी के 90% लोगों के लिए कितनी है? 18%। यस, सो वी ऑल आर लिविंग ऑन द 18%। richest 10% control 82% of the global wealth, and that is a fact। न्यूटेला वाला भी उसी लिस्ट के अंदर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डिड सॉ हिम इन दैट लिस्ट एज वेल। एवरीबडी लव्स न्यूटेला आई थिंक इन दिस कंट्री। सो वो न्यूटेला एक ही फैमिली इटली में बना रही है, एंड दैट इज आल्सो ऑन दिस लिस्ट। तो वो भी न्यूटेला आपको बेच बेच के इतना अमीर हुआ है, यू सी। इस तरह से या ये कर सकते थे तो इस मुल्क में कोई फर्क पड़ गया हो तब तक। खाना तो क्या, आप तो बेसिक चीजें नहीं छोड़ते। एक पेपर पिन भी है ना, ये भी मेड इन चाइना है भाई, पेपर पिन तो बना लो, तो उसमें क्या लग जाना पेपर पिन बनाने में। नहीं सुधरेंगे, डोंट वरी, किसी का इरादा इस वक्त सुधरने का नहीं है, ना जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनका, ना जो पिछले बैठे हैं उनका। सो कोई नहीं सुधरेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओह नो, अब क्या करें? बाहर वालों को तो लेने देना, बाहर वाले भी आपको आने देते हैं कि नहीं?
Okay, so change in household wealth in 2020 by region, के किस रीजन में हाउसहोल्ड वेल्थ में इजाफा हुआ और किस रीजन में हाउसहोल्ड वेल्थ में कमी आई है. So again, as I told you, technology plays a vital role in wealth, especially और फिर wealth makes wealth, और टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको wealth चाहिए. तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो वेल्थ में हुआ हाउस होल्ड्स की, वो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ अमेरिका. बेसिकली तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. तो यहां सबसे ज्यादा वेल्थ में इजाफा हुआ. टोटल वेल्थ यहां पर यूएस डॉलर बिलियंस में थी 136,316 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इसमें इंक्रीज हुआ 12,370 बिलियन डॉलर्स का ड्यूरिंग 2020 अलोन, कोविड के दौरान. क्यों? क्योंकि वो आपको टेक्नोलॉजी भी बेचते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन बनाकर भी आपको बेचते हैं. सो ऑल द वेल्थ जस्ट फ्लोज बैक टू देम. तो वैक्सीन भी तो वहीं से बन के आ रही थी ना, तो आपने उसकी जब पेमेंट की गवर्नमेंट्स ने, तो वो वेल्थ भी वहां पर ही फ्लो करके जा रही थी. सिमिलरली ऑल दोज अदर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसकी दुनिया में जरूरत थी, इट कुड बी इंक्यूबेटर्स, इट कुड बी दीज वेंटिलेटर्स, तो सब आपने डेवलप्ड नेशन से ही परचेज करने थे. तो 12,000 बिलियन यूएस डॉलर, 12,000 अरब यूएस डॉलर्स का उनकी वेल्थ में इजाफा हुआ. और इसमें सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इसमें सर्विसेज भी हैं. जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, तो हमारा गूगल के साथ एक मसला खड़ा हुआ है कि हम गूगल की पेमेंट्स नहीं कर सकते. तो होता यह है कि आप जब अपने वो ऐप स्टोर जो भी होता है उसके ऊपर से जाकर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, या उसके ऊपर अगर परचेज नहीं भी करते, आमतौर पे हमारे यहाँ लोग परचेज नहीं करते, फ्री वाला उठाते हैं हम, तो उस केस के अंदर भी उस पर आपको अक्सर ऐड नजर आएगी. तो वो ऐड उसके लिए पे कर रही है. अब ऐड हमारे लोकल बंदे ने लगवानी है ना, क्योंकि अमेरिकन हमें ऐड दिखाकर क्या करेगा, उसने आपकी करेंसी में पे करना है, जो कि गूगल को डॉलर्स में कन्वर्ट करके वापस यूनाइटेड स्टेट्स लेकर जानी है. तो यहां फिजिकली कुछ नहीं है शिप पे रख के, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, और उसके अगेंस्ट आपके जो लोग यहाँ एडवर्टाइजमेंट, या फेसबुक है, आप फेसबुक यूज करें, उसके ऊपर एड चल रही है आपके लोकल बिजनेस की, तो वो रेवेन्यू उन्होंने एंड ऑफ द ईयर कन्वर्ट करके डॉलर्स में लेकर जाना होता है. तो उसके लिए डॉलर नहीं मिल रहा था, तो ये रेवेन्यू जो दिखा रहे हैं इसमें वो रेवेन्यू भी है जो फिजिकली कोई चीज आपको भेजे बगैर ही लिया जा रहा होता है. तो एट एनी गिवन टाइम आप बहुत सारे डॉलर अमेरिका भेज रहे हो, डोंट वरी, वो ऑटो पे कलेक्ट करते रहते हैं. देन इसके बाद सेकंड हाईएस्ट वाज यूरोप. इनकी वेल्थ 103,000 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो इंक्रीज हुई बाय 9 बिलियन डॉलर्स, 9,000 बिलियन डॉलर, सॉरी. सो 9,179 बिलियन डॉलर्स. आफ्टर दैट वेरी क्लोज एशिया पैसिफिक और चाइना. अब इसके अंदर अपने आपको इंक्लूड नहीं करना आपने, हम एशिया पैसिफिक में नहीं आते. सो एशिया पैसिफिक इज द पैसिफिक. चाइना के साथ से जो आगे पैसिफिक का एरिया आ जाता है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑल दोज आइलैंड्स, तो सिंगापुर. तो एशिया पैसिफिक के अंदर भी वेल्थ जो थी वो 75,000 बिलियन डॉलर्स थी, और इसके अंदर इंक्रीज हुआ 4,694 बिलियन डॉलर्स का. अगेन परसेंटेज तकरीबन 6.7% इंक्रीज हुआ है इन यूएस डॉलर्स. जबकि दूसरा इसके बाद था फोर्थ नंबर पे चाइना. चाइना की वेल्थ थी 74,000 बिलियन डॉलर्स, और इसमें भी तकरीबन 4,000 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ. नाउ विल मूव ऑन टू द स्मॉलर कंट्रीज जहां पर थोड़ा इजाफा हुआ, जैसे कि अफ्रीका. देखें, अफ्रीका भी आपसे आगे निकल गए. अफ्रीका छोड़ें, बांग्लादेश क्या, अफगानिस्तान भी आपसे ज्यादा इस वक्त तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व रखता है. यू शुड कंसिडर गोइंग आउट. मूविंग फॉरवर्ड, 5,000 बेटर, लेकिन वो आपको पढ़ने नहीं देंगे, सॉरी अबाउट दैट. सो 5,000 यूएस बिलियन यूएस डॉलर्स अफ्रीका की वेल्थ थी. नाउ दिस इज ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज नॉट मच. ये दुनिया में सबसे कम है. जो कंट्रीज आगे हमारे भी आने वाले हैं, सो उससे भी कम है ये. लेकिन इनके पास भी वेल्थ में इजाफा हुआ बाय 36 बिलियन यूएस डॉलर्स. तो अफ्रीका से काफी सारी प्रोडक्ट्स माइनिंग होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो और वो बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम नहीं करते हमारी तरह के जी.
लैपटॉप भी मंगवाएंगे अमेरिका से, प्रिंटर भी मंगवाएंगे, मशीन्स, कार्स, आईफोन, वो चाइना से ही आ रहा है वैसे ज्यादातर, लेकिन चलें, उसका रेवेन्यू तो अमेरिका ही चला जाता है वापस आपका। सो हर चीज हमने मंगवानी है, हमने न्यूटेला भी मंगाना है, हमें हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, जबकि अफ्रीका में उनको लोकल मेड चीज भी चलेगी। तो उनकी इंपोर्ट्स उतनी नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। तो हाँ, दैट इज ट्रू। उसका सोल्यूशन भी है वैसे। आप कुछ भी ले लें, आप कुछ भी ले लें, वो सब ऐसे ही निकलेगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ना, बिकॉज जब मैं मिल्क में पानी मिला रहा हूं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ मैंने अपने बच्चों को घर पे असली वाला पिला दिया है। ये तो बाकियों है ना, वो सफर करेंगे। अब पानी के बाद तो खैर अब बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस आ चुकी है, पहले पानी होता था साफ वाला, फिर ऐसा ऐसा गंदा पानी हुआ, अब बहुत ही गंदा पानी, और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स भी हो गए हैं। ठीक है, खैर अब तो पानी को आप छोड़ दें, पानी से ज्यादा खतरनाक उसमें वो हार्मोन्स होते हैं जो इंजेक्टेबल्स लगाकर वो काऊ को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। सो अगेन, उसमें सोप, डिटर्जेंट और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, बट ही थिंक्स ना कि मेरे घर पे तो नहीं आ रहा ना, चलो मैं आराम से सेफ हूँ। उसे नहीं पता कि वो घर पे बाकी सारी जो चीजें लेके आ रहा, तो मार्केट वाले भी यही सोच के उसको बेच रहे हैं। सो 1% फॉर देमसेल्व्स। अगेन, अल्लाह पर तवक्कल नहीं है हमें कि प्रॉपरली बिजनेस कर लें। दुनिया में भी तो असली मिल्क बिकता ही है ना, असली चीजें बिकती हैं, यहाँ पर भी आकर बिक रही हैं, सो बेच सकते हैं, बट नो। और दूसरी चीज, सिंपल सी पॉलिसी है, मेड इन पाकिस्तान को फॉलो करें। आपके सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स, जजेस, सब के ऊपर पाबंदी लगा दें कि सब के सब ने सिर्फ पाकिस्तान में बनी हुई चीज कंज्यूम करनी है। अगर अगले दिन से सारी चीजों की क्वालिटी ठीक ना हो जाए तो फिर कहिएगा। जब सबको पता होगा जी हम बाहर जाके हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो यहाँ के हॉस्पिटल बेटर हो जाएंगे। जब सबको पता होगा कि हमारे बच्चे बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ के स्कूल्स भी बेटर हो जाएंगे। और जब सबको पता होगा कि हमने यहीं पर बनी हुई चीज खानी है, तो आपके ये फूड डिपार्टमेंट वाले भी ये सारी चीजें ठीक करवा देंगे आपको। डोंट वरी अबाउट इट। सो अगेन, दैट्स एन इशू, बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। इसके बाद आते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली ये उसका जिक्र हो रहा है, ऑल्दो इंडिया ही इसको रेफर किया गया है। अराउंड ये अफ्रीका से ज्यादा है, तकरीबन 13,000 बिलियन डॉलर्स की वर्थ थी, वेल्थ थी यहाँ पर, जो घट गई बाय अराउंड 600 बिलियन US डॉलर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तकरीबन 600 बिलियन डॉलर इस एरिया से किसी और कंट्री में गए हैं, रीजन में। और लास्टली लैटिन अमेरिका, वहां के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, वो भी हमारी तरह ही इधर उधर से गुजारा करते हैं सिर्फ। तो वहां पर भी 10,000 से 11,000 डॉलर के करीब वेल्थ थी उनकी, जो कि डिक्रीज हुई बाय अराउंड 1,200 बिलियन US डॉलर्स। सो वेल्थ शफल होती रहती है आपस में कंट्रीज के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि कौन टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी यूज कर लेता है। हाउ डू आई, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट
What happened? थक गए? ओके, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं रोका हुआ, जो जाना चाहे जब जाना चाहे जा सकता है। ये रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास पड़ी होगी, आप सुन सकते हैं। अब मैं इससे भी छोटा अगर इसको पढ़ाऊंगा ना, अभी भी मैं जिस स्पीड पे जा रहा हूँ, ये 25% भी कवर नहीं होना पूरे सेमेस्टर में। द स्पीड इज वेरी 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 स्लो। इसमें अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स, देन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पेपर एसेट्स जिससे आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट्स एंड एसेट्स कि आप अक्सर अपनी वेल्थ अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर्टिकुलर कहीं पर फिक्स्ड एसेट्स लेना चाह रहे होंगे, ओवर टाइम यू विल सी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनाइटेड स्टेट्स में, या स्पेशली अगर आप जितनी बड़ी सिटीज देखेंगे, लंदन देख लेंगे, न्यूयॉर्क देख लेंगे, यहां पर 50% के करीब अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, ऑलरेडी इतनी हाई है, फिर भी 50% बगैर रेंट किए बंद किए हैं उन्होंने। वो रेंट भी नहीं करते उनको, वो सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए हुए हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 10 घर हैं, वो 10 में तो नहीं रह सकते, तो वो एक में रह रहे हैं, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के, ये कल को महंगे हो जाएंगे, महंगे बेच देंगे। बस टोटल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उन्होंने परचेज किए हुए हैं। मुश्किल है, डिस्पेंसरी से मिल जाएगी आपको। Oh no. Okay. I don't know if I have it in my office. नहीं, वो रेंट पे दे नहीं रहे। अगर वो रेंट पे दे तो रेंटल ही कम हो जाए। वहां पर रेंटल इतना हाई इसलिए है, अब लेट्स सपोज न्यूयॉर्क में किसी ने अगर एक अपार्टमेंट रेंट करना है तो वो महीने का 10 लाख रुपया देता है रेंट। तो रेंटल इतना हाई इसलिए क्योंकि बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं जो रेंट पे अवेलेबल हैं उनके लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग, सप्लाई की शॉर्टेज है, अगर वो बढ़ा देंगे, सारे रेंटल पे दे देंगे, एयरबीएनबी कर दें, किसी के ऊपर छोड़ दें, तो वो अच्छा खासा उसका रेंटल कम हो जाएगा वहां का। लेकिन वहां रेंटल हाई होने की भी एक वजह यह कि लोग रेंट करते ही नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर रखी हुई है। ओके, देन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हो, इससे भी आप वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लर्न कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अपनी बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी मनी को कैसे बेटर सेव किया जा सकता है, कैसे बेटर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कैसे बिजनेस को ज्यादा बेटर चलाया जा सकता है, तो आप अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इससे आप अपनी वेल्थ में इजाफा करेंगे लेटर ऑन इन द फ्यूचर। ठीक है। सेलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको सेल करके भी आप अपनी वेल्थ में इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग कंपनीज जो हैं, ये गोल्ड माइन कर रही है, कॉपर माइन कर रही है, आयरन ओर माइन कर रही है। दुनिया में सबसे बड़ी, पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ी ये भी स्टील मिल थी, तो ये भी आई थिंक रशियंस लगा गए थे, वरना आई थिंक हमारे जो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हमारे पास स्टील मिल प्रॉपर होती, तो ये बहुत बड़ी स्टील मिल है। अब कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो हम कहते हैं, बड़ा पॉपुलर, तो वहां का एक मेजर बिजनेस, मेजर एक्सपोर्ट उनकी स्टील है। उनके पास एक मैसिव किस्म की स्टील मिल है, आयरन और आती है, उससे स्टील बना बना कर वो बेचते हैं सारी दुनिया में। अगेन यस, फिर हमारे पास बहुत सारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उनको एक्सप्लॉइट करते नहीं, उनको यूज करते नहीं अकॉर्डिंगली। सेविंग इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन।
द मोर वी सेव द मोर वी एक्यूमुलेट। सीधी सी बात है, अगर आप सेविंग नहीं करेंगे वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं हो सकती। इट्स इम्पॉसिबल टू हैव वेल्थ विदाउट सेविंग्स, सो यू हैव टू डू सम सेविंग्स। द मोर वी सेव द लेस वी स्पेंड, तो स्पेंडिंग भी आपकी कम होगी। एंड द मोर वी सेव द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी नीड, ठीक है। अगर हम ज्यादा सेव करेंगे तो हमें लेस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम चला देगा, कि इससे भी हमारे पास कुछ ना कुछ इनकम अच्छी आ जाएगी। वेल्थ एक्यूमुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट सिस्टम्स, अ मैन ऑफ wealth should always behave rationally with perfect knowledge in a narrowly self-interested way that maximizes his or her personal utility or satisfaction from the wealth। कि वो बेस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर उसको इन्वेस्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, बिल्कुल स्पेसिफिकली मैक्सिमाइज करेगा अपनी पर्सनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। वेल्थ एक्यूमुलेशन हम करते क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली चीज, जो वेल्थ हमारे पास ऑलरेडी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि इसका नुकसान ना हो जाए, ये कम ना हो जाए, इरोड ना हो जाए इन्फ्लेशन की वजह से, लॉस ऑफ परचेसिंग पावर की वजह से। कल को इन्फ्लेशन हो रही, चीजें महंगी हो रही है, जो मेरे पास वेल्थ ऑलरेडी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है हर साल। तो मैं इस वजह से इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करता हूँ, वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसमें कमी ना आए। दूसरा, टू अचीव रीजनेबल कैपिटल गेन्स, कि मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो ये चीज महंगी हो जाएगी, कल को जब महंगी होगी तो मुझे कैपिटल गेन होगा। मैं कंपनी के शेयर्स में लगा रहा हूं, शेयर्स महंगे हो गए क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो महंगा हुआ है वो कैपिटल गेन है मेरा। इसी तरह से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ गई कल को, तो मैं उसको महंगा बेच देता हूं, तो वो मेरा कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन्स के अंदर अर्न करने के लिए देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन स्ट्रेटजीज that would maintain existing wealth and increase it or capital growth। Okay, generation versus accumulation। जनरेशन, अगर हम इस्लामिक वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ आए तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेल्थ जनरेशन या वेल्थ एक्यूमुलेशन। जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वेल्थ जनरेशन का, ये ज्यादा एसोसिएटेड है इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, बिकॉज इट मींस दैट वी आर गोना ऐड समथिंग टू समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि कोई चीज है और उसमें हम इजाफा करने जा रहे हैं, ठीक है। जबकि एक्यूमुलेशन जो है वो इस्लाम में एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखती है, कि आप इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं बेसिकली। Moreover, creation of wealth is not appropriate as it means to bring something into existence। अब अगेन वेल्थ क्रिएशन अगर हम बात करें तो वो तो ये कहेगी ना कि आपने नए सिरे से क्रिएट की ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान नए सिरे से कोई वेल्थ, कोई प्रॉपर्टी, कोई माल क्रिएट करे। जो अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में दिया हम उसमें से निकाल सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर अगर एक्यूमुलेशन भी है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉफुली एक्यूमुलेट किया जाएगा, किसी इलीगल तरीके से एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा। अब हमारा दिल करेगा ना कि जी हम डंडी मारें, को थोड़ी सी तोल के अंदर कमी कर लें, या आपको ये अक्सर पाकिस्तान में चीज मिलेगी, आप मार्केट जाएं, कोई चीज खुद चुन के शॉपर में डाल के उसको दें कि भाई ये तुम तोल के मुझे दे दो, जब वो आपको देगा शॉपर और आप घर जाकर उसको ओपन करेंगे वो वैसी नहीं निकलेगी। अब उसको उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हुई है। एक, उसने वहां पर डालते हुए बीच में कहीं या फिर चीज छुपाई भी थी कोई, या फिर जब उसने तोला तो वो निकालते डालते हुए उसने कुछ और डाल दिया, या फिर आमतौर पर होता है उसने जो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कहीं छुपाया हुआ होता है इस तरह से कि वो नीचे लग गया, वहां पर उसने एक ऑलरेडी बनाकर शॉपर रखा हुआ था, वो उठाया, अंदर डाला, तोला और आपको दे दिया। अब आप वाला उसने नीचे रख दिया कहीं पर, और आपको एक खराब वाला उसने तोल कर दे दिया। अब तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, हेरा फेरी नहीं चाहिए, और ऐब चीज का सामने दिखा दें। अब हमारे पास, अब मुझे पता है जी कि लेट्स सपोज मेरे मोबाइल फोन में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और मैं जाता हूँ दुकान पे, उसने चेक नहीं किया उस तरह से थॉरोली, है उसको पता नहीं है इसमें ये वाला भी एक मसला है, उसने ओवरऑल देखा, ठीक लगा, उसने परचेज कर लिया। मुझे उसे वो बेचते हुए डिक्लेयर करना होगा कि ये चीज इसके अंदर खराब है, चाहे मेरा कुछ हजार का नुकसान हो जाए।
अब मैं क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा कुछ हजार का नुकसान है। अब हमारे पास तो यहाँ नोट का भी मसला है। नोट चला देना यार, आगे चिपका देना किसी को, भाई भाई नोट खराब है, आप उसको बैंक ले जाएं। अब ये मेरे साथ एक बार ये भी हुआ है कि किसी ने मुझे कहा कि स्टेट बैंक नहीं लेता, हम लेकर गए हैं। उसने इतना बड़ा पाइलअप बनाया के रखा हुआ था, मैं यार स्टेट बैंक लेता है भाई, अगर एक सीरियल नंबर भी उसका सलामत है पूरा, तो स्टेट बैंक एक सीरियल नंबर पूरा होना चाहिए, दूसरा थोड़ा हो। ये नहीं कि दूसरा पूरा कटो तो दो नोट बनाकर आप उसका स्टेट बैंक से क्लेम कर लें। लेकिन अगर इस हद तक है तो स्टेट बैंक उसका क्लेम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नोट पे लिखा हुआ कि स्टेट बैंक उसको क्लेम करेगा। तो अगेन लेकिन उसने मुझे बताया कि जी वो हमसे नहीं लेते, हमारे पास पड़ा हुआ, हम ये नोट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जबकि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता, अगर कोई ले भी रहे हो यार किसी और को चिपका दें, ये कर देना वो कर देना, तो नो बिग डील। आपको जाके बैंक डिपॉजिट, मेरे पास अब इस तरह का कोई बुरी हालत वाला नोट आता ना, मैं उसे बैंक ले जाता हूँ डिपॉजिट करवाने अकाउंट के अंदर, यार इसको अकाउंट में डिपॉजिट करो और इसको स्टेट बैंक भेज के डिस्ट्रॉय करवाया जाए। एक दो बार तो ऐसे भी है कि कैशियर परेशानी, यार ये नोट लूं भी कि ना लूं, इतनी बुरी हालत वाला नोट होता है। लेकिन आपको चिपका दिया जाएगा तो ये चीज भी गलत है। आप किसी को दे रहे हैं, उसने आपको बेटर दे, उसको एक बेटर कंपैरेटिवली नोट दे दें, आप खुद उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करवाएं। अब मेरे पास आ गया तो अब उसको अगेन कुछ लोग ये करते हैं, फाड़ के फेंक दिया जी किसी ने, अगर सपोज किसी के पास वो है भी, वो 10-20 रुपए का है, तो ये भी नहीं कर सकते आप। एक वेल्थ को आप वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इट इज इलीगल टू डिस्ट्रॉय करेंसी नोट्स, ना आप उसे जला सकते हैं ना फाड़ सकते हैं, ये वैसे ही इलीगल है। लीगल टेंडर को जलाना या फाड़ना या डिस्ट्रॉय करना। नहीं, वो लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ, उस पर सीरियल नंबर लगा हुआ है, वो इस वक्त सर्कुलेशन के अंदर एक करेंसी है, उसकी वर्थ है, आप उसका एक्सचेंज करवा सकते हो। उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जो पेपर जिसके ऊपर वो प्रिंट हुआ है, वो पेपर खराब हो गया आज तक यूज से। मार्केट में आप चीज यूज करते हैं बार बार, एक से दूसरा हाथ, दूसरे तीसरा तीसरा चौथा, वो खराब हो गया आज तक। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, उसको जमा करें, उसके लिए और कैश ले लें। वो वर्थ को डोनेट कर रहा है ना, कि ये वेल्थ है उसके अंदर। अब कोई पकड़े जी पाकिस्तानी रुपए मैंने चलाना है भाई, नहीं सोचते तो गवर्नमेंट ने उसके लीगल किया होता है, उसके ऊपर कुछ लिखना, उसको डिसफिगर करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, फाड़ना जानबूझकर, ये इलीगल है। अब ऐसा भी हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लड आया, कैटरीना, एटीएम मशीन में नोट भरे पड़े थे, पानी इतना आया उसमें मोड़ लग गई, फंगस लग गई, खराब हो गए नोट बहुत सारे, उन्होंने निकाल निकाल के फेंके और उसने नए इशू कर दिए उनके बैंक ने। नो बिग डील। इस्लाम एबहोर्स डिवावरिंग ऑफ अदर पीपल्स वेल्थ, ऑर्फन्स की, किसी यतीम की, किसी बेवा की, किसी की और की वेल्थ, किसी और मुस्लिम भाई की बहन की वेल्थ के ऊपर कब्जा करना, डिवावर कर जाना उसे, इसके इस्लाम सख्त खिलाफ है। और बेहद सख्त पनिशमेंट है इसके लिए, क्योंकि आपको किसी तरह भी ये इजाजत नहीं है कि किसी और मुस्लिम भाई बहन की वेल्थ के ऊपर कब्जा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोई सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअली आप किसी की वेल्थ के साथ डील नहीं कर रहे, कब्जा करने की कोई गुंजाइश नहीं कि किसी ने हमला करके कब्जा कर लिया, किसी ने वैसे बहनों का हिस्सा मार लिया, ये कर लिया। अब कुरान पाक के वर्ड्स पढ़े, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ कि ये अल्लाह ने रूल तय कर दिया है, विरासत ऐसे ही तकसीम होगी। जो मैं हूं, मैं मरते हुए विल नहीं लिखवा सकता कि इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, विल सिर्फ 1/3 की होगी। अगर कोई डर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लाइक डर के कैसे कर लेता है? कोई दूसरा उसको लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो अपनी दिल से भी करता, लाइक कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सबसे पहले लिखा ही होता है कि जी मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूँ। ओ नो, मजबूर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो इस्लामिक के लिए तो नहीं हुआ ना, मजबूर तो आप कर ही नहीं सकते किसी को। दोनों पार्टीज का सेन होना, इंडिपेंडेंट होना, फ्री होना, ये कंडीशन है उसकी। वो इस्लामिक स्पिरिट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आगे उसका जवाब देना ही पड़ेगा। यहां तो आप करवा लेंगे, उसको साबित करता रहे कोर्ट में जाकर मैंने तो नहीं किया था, या तो बंदा फिर रहा होता है वो, और उसके फिर वो जी लोग तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर ये तो मर गया भाई, इसको तो वेल्थ हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया आपस में, बंदा को भाई मैं जिंदा हूं, इधर फिर रहा हूँ यार सामने। तो किसी की प्रॉपर्टी वेल्थ को अबोर करता है इस्लाम के, डिवावर किया जाए। मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड एंड एफिशिएंट, कि एक टाइम वेस्ट ना करें, एफिशिएंटली काम करें और वर्क हार्ड करें, मेहनत करें। दुनिया मेहनत करने की ही जगह है, दुनिया में आपको उसी एफर्ट के लिए भेजा गया है। तो उसमें मेहनत क्या करनी है जी, दीन और दुनिया दोनों के मामला चलाने हैं, घर का खर्चा भी पूरा करना है, अपनी पर्सनल नीड्स को भी पूरा करना है,
घर वालों को टाइम भी देना है, काम के पर भी पूरा टाइम देना है, पूरा काम करना है, कोई डंडी नहीं मारनी है, हलाल तरीके से इनकम कमानी है, और साथ में नमाजें भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, हज भी अगर कर सकते हैं तो करना है, ज़कात भी देनी है अगर अप्लाई होती है तो। कोई चीज छोड़ नहीं सकते इनमें से। वो जी मैं अभी जैसे कि एक मजदूर है जी, बहुत गर्मी में शदीद काम कर रहा है, तो जी मैं रोजा छोड़ दूं, मैं नमाज छोड़ दूं, ये अलग बात है कि उसका सवाब अल्लाह के पास है, अल्लाह कितना दे उसको, कि भाई इसके हालात इतने मुश्किल थे, ये बंदा इधर ऑफिस में एसी में बैठा था, ये फिर उठ के नमाज पढ़ने नहीं गया, वो फिर चलो पढ़ने चला गया था। तो अगेन डिफरेंट चीजें हैं जिसको क्लासिफाई किया जाएगा, बट हमें इन सब चीजों को बैलेंस करना है एट एनी कॉस्ट। अ ट्रू एंड ऑनेस्ट ट्रेडर, ये भी हदीस है सही बुखारी की, मुझे अब याद नहीं है ये सही बुखारी की है, क्योंकि मेरे पास वैसे ये पड़ी है रेफरेंस के तौर पे, मैं उसको भी चेक कर लूंगा। तो ये लिखा हुआ है सही बुखारी में, तो फिर सही बुखारी की होगी कि अ ट्रू एंड ऑनेस्ट ट्रेडर ऑन द डे ऑफ जजमेंट would be in the ranks of the prophets, truthful, the truthful and the martyrs। तो एक अच्छा ईमानदार ट्रेडर क़यामत के दिन अंबिया की कैटेगरी में अंबिया के साथ खड़ा होगा, सच बोलने वालों के साथ खड़ा होगा, या शहीदों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये काम करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। कसमें खाने बैठे, कसम से जी मैंने इतने का खरीदा है। आजकल उसका उन्होंने लीगल तरीका भी निकाला, मुझे भी रिसेंटली पता चला, एक तरीका भी निकाला हुआ है वाकई में उतने का करने का, कि कसम भी सच्ची हो जाए, कसम भी झूठी ना हो। माल खरीदा, घर जाके बेगम को दे दिया, उसे कहा जी तुम मुझे इतने में बेच दो, तो बेगम से उतने में खरीद लिया, आगे दुकान के पर जी मैं तो खरीदा इतने का है जी, कसम कसम उठवा ली, इतने का खरीद के लाया हूं। ये नया तरीका निकला है। सो अगेन फिर उसके अंदर डंडी मारना, अच्छी चीज के साथ हल्की मिलाकर दे देना, डिफेक्ट बताए बगैर चीज बेच देना, सो मेनी अदर थिंग्स जो लालचें इंसान के पास बिजनेस करते हुए आती हैं। तो एक ऑनेस्ट ट्रेडर इस वजह से डे ऑफ जजमेंट में इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ऑनेस्टली ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। कभी क्लाइंट से नुकसान हो जाता है, अब सीन अक्सर ये होता है कि जी कोई फीमेल्स हैं, वो सूट लेकर गई हैं कहीं से दुकान से, अब वो वापस लेंगे जी ये इसके अंदर ये खराबी निकल आई है। अब ये नहीं पता कि वो दुकान से लेके तो देख कर लेकर गए होंगे ना, तो मोस्टली होता है घर पे किसी ने, किसी बच्चे ने वो खराब कर दिया हो, किसी से खुद से खराब हो गया हो, तो ला कर दुकान नहीं, ये तुमने खराब दिया था मुझे। अगर आपको पता है आप चुपचाप उसको रखें, डील करें उसके साथ। इसी तरह से एक एग्जांपल है, मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने शेयर की थी रिसेंटली, एमएस की स्टूडेंट है वो, तो वो बता रहे थे कि जी हम बाजार में थे, हमने दुकान से ड्रेस खरीदा, काफी महंगा ड्रेस था, एक रीजनेबल प्राइस का था। तो ड्रेस खरीदा, उसने हमें शॉपिंग बैग पकड़ाया है, हमने उसको पेमेंट पकड़ा दी है। अब हमने सिर्फ जितने बैग पकड़ के उसको पेमेंट दी है, उसके बाद बैग हल्का था, तो बैग में ड्रेस नहीं था। अब इस मामले में क्या करें जी? तो पता ये चला कि जी दुकानदार ने बैग में ड्रेस डाल के दिया था, वो कोई औरत जो साथ बैठी थी वो काट के नीचे से निकाल के, शॉपर कटा हुआ था नीचे से, सिर्फ बैग पकड़ा है और उधर उसको कैश दिया है। लेकिन अब वो कहती मैं दुकानदार से क्लेम नहीं कर सकती थी इसका, क्योंकि मैं उसको कैश दे चुकी और उससे मैंने बैग ये लिया था ऑलरेडी, और वो प्रूफ भी है कि जो वो कटा हुआ है तो कोई निकाल कर लेकर गया, तो हमने नहीं लिया उससे, हमने उसका क्लेम कि ये तुम इसको नया दो, या तुमने हमें दिया ही नहीं है। अब्दुल रहमान इब्ने औफ एज एन एग्जाम्पल, इस्लामिक व्यू ऑफ वेल्थ जनरेशन, क्योंकि ये कुछ लोग समझते हैं या कुछ का बिलीफ है कि इस्लाम में वेल्थ जनरेशन या वेल्थ के ऊपर बड़ी पाबंदी आप नहीं कर सकते। तो अब्दुल रहमान इन बिन औफ की एग्जाम्पल है कि उनकी वाइफ्स ने इनहेरिट किए 80,000 दीनार, ये आज मलेशियन रिंगिट बनते हैं 20 मिलियन, तो एक अच्छी अमाउंट है ये, 20 मिलियन रिंगिट बन रहे हैं, कुछ 40-50 रुपए का रिंगिट है। सोल्ड हिज लैंड फॉर 40,000 दिनार, 40,000 दिनार का अपनी जमीन बेची, जो कि तकरीबन 10 मिलियन रिंगिट बनते थे, टू डोनेट टू हिज फैमिली मेंबर्स, ये फैमिली मेंबर्स को डोनेशन दी। एंड अनदर 50,000 दिनार्स, ये तकरीबन बन जाते हैं 12.5 मिलियन रिंगिट्स, गिवन टू चैरिटी आफ्टर हिज डेथ। तो ये सब कहां से दिया था? ये वेल्थ थी तो उसमें से दिया था ना,
तो इससे ये जो वेल्थ जनरेट की जा सकती है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कतगन नहीं है। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि अगर ये ओहद पहाड़ भी जो है ये सोने का हो जाए, या कौन सा पहाड़ था मुझे याद नहीं आ रहा, ये पहाड़ भी सोने का हो जाए, तो मैं शाम होने तक इसमें से कुछ भी नहीं रखूंगा, ज्यादातर डोनेट कर दूंगा, अपनी गुजारे लायक थोड़ा बहुत रखूंगा तो रखूंगा, नहीं तो सब शाम से पहले डोनेट कर दूंगा अल्लाह की राह में। तो उनके कई कंपेनियंस भी ऐसा करते थे। नो स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ from the conventional perspective, according to conventional economic thinking, human wants are unlimited। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे हर चीज चाहिए, दुनिया की हर चीज मुझे चाहिए थी। So there is always something else that they would like to have। ठीक है, कुछ लिया है कुछ नहीं लिया, तो वो दूसरी भी चीज होती तो अच्छा रहता। Therefore there is no limitation on the spending of wealth, कि कितनी वो स्पेंड कर देते हैं, कितनी स्पेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। और दुनिया में कन्वेंशनल के अंदर कोई लिमिटेशन है भी नहीं कि आप क्या स्पेंड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको डोनेट करना जरूरी है, लेकिन इस्लाम में जी ज़कात है तो देनी पड़ेगी अगर अप्लाई होती है आप पे तो। हेंस देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इन देयर स्पेंडिंग बिहेवियर। कि गरीब जो है वो अपनी इनकम का, बेसिक इनकम का 90%, 80%, 70% अपनी बेसिक नीड्स पे स्पेंड कर देता है, सिर्फ बेसिक्स पूरी करते करते, तो बचता ही कुछ नहीं सेव करने के लिए या कुछ और करने के लिए, बेसिक्स पूरी नहीं होती। और अमीर जो है वो अपनी इनकम का 10% स्पेंड करता है और उससे कहीं ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट करता है, अपनी वांट्स कहीं पूरी कर लेता है उसी 10% के अंदर। तो दुनिया में तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेंडिंग बिहेवियर में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इस्लाम में उसने अमीर के लिए एक टैक्स रख दिया है जिसे ज़कात कहते हैं, कि जी ये गरीबों का हक है, ये आपने गरीब तक पहुंचानी है ताकि उसकी भी वही वेलफेयर हो सके। 1/8 2.5%। अगेन ये भी बता दूं, इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, हर चीज पे 1/8 नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड जिसकी इरिगेशन दरियाई पानी से हो रही है या बारिश से हो रही है वो और है, और जो आप खुद वेल लगाकर इरिगेट कर रहे हैं वो और है। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैटल यू हैव, कितनी शीप है, कितनी काउज हैं, कितने आपके पास ऊंट हैं, तो हर के ऊपर डिफरेंट है। फिर इसी तरह से आपकी माइनिंग की वेल्थ है उसके ऊपर डिफरेंट है, आपकी कोई रेंटल है, कोई आपकी बिजनेस की वेल्थ है उसके ऊपर डिफरेंट है, आपके पास गोल्ड पड़ा है उस पर डिफरेंट है। तो हर चीज पे डिफरेंट है, हर चीज का अपना अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। खुम्स वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। ये प्रैक्टिस अच्छी है क्योंकि जो सैयद हैं उनको किसी भी तरह का जिसे कहेंगे ना आपके ज़कात सदका वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब अगेन अब मैं फिर सैयद की डिस्कशन में जाऊंगा, उसके ऊपर एक अलग पूरी डिबेट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नहीं ले सकते, होली प्रॉफिट के बेसिकली जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। तो इसलिए उस केस में फिर आई थिंक ईरान में अभी भी चलता है ये खुम्स का सिस्टम है, कि वहां पर वो खुम्स इकट्ठी करते हैं तो उनके ऊपर स्पेंड। लेकिन अब अगर यहाँ पर फिर अगेन अगर कोई प्रूवन है, ये जिसको पता है एस्टेब्लिश है कि जी वो उसी लाइन से ही है, तो डेफिनेटली वो ख्याल करेंगे। और फिर अगर उसके अंदर किसी के पास कुछ कमी है तो फिर उसको बाकी मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस तक वो खुम्स पहुंचा दिया जाए, बिकॉज वो सदकात खैरात नहीं ले सकता, अलाउड ही नहीं है। ये तो हदीस में आता है कि हजरत हसन ने या हजरत हुसैन ने एक बार कोई ऐसे चैरिटी में आई हुई डेट पड़ी थी नीचे कहीं पर, वो उठाकर खा ली तो आपने उल्टी करवा दी उनसे कि ये आले मोहम्मद पर हराम है। ओके ओके, स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो इस्लाम में हम क्या कर सकते हैं? शुड नॉट एग्जिबिट वेल्थ बाय कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन ऑफ लग्जरीज, कि जी मैं दिखावे के लिए वेल्थ को इस्तेमाल करूं। ये देखें जी मैंने ब्रांडेड इतने की ये शर्ट पहन ली है, ये मैंने कोट पहन लिया, इतना मैंने ब्रांडेड फोन रख लिया है, मैंने ये जी ब्रांडेड 4 लाख का जूता पहना हुआ है, मैंने जी ये ब्रांडेड इतनी को कार ली हुई है, ये किया हुआ है, वो है। तो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन ऑफ लग्जरीज, इसके ऊपर इस्लाम रोकता है। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रहने के ऊपर कोई बुरा नहीं माना गया। ये साहबा ने पूछा भी है कि जी ये तो, क्योंकि जिसके बेसिकली इसके अंदर ये है कि आप अगर ये देखें कि सहाबा ने पूछा भी था ये मामला होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है तो बेहतर साफ अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, तो आपने क्लैरिफाई किया था
कि बेसिकली ये फखर या गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, क्योंकि तकब्बुर के बारे में जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर पाया गया, जन्नत उसे नहीं जा सकता। तो तकब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये सिर्फ मेरी क्वालिटी है, ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बनाया, किसी ने कुछ कर नहीं सकता, तो तकब्बुर सिर्फ मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि जी ये अच्छे कपड़े पहना, अल्लाह को पसंद है लोग साफ अच्छे कपड़े पहने। तकब्बुर ये नहीं है कि किसी को हकीर जान रहे हैं आप, वो तकब्बुर है कि किसी को हकीर जाना, मेरे को पैसा है इसके पास नहीं है, किसी को बुरा ट्रीट किया, या फिर इस तरह से वेल्थ को बुरी तरह से डिस्प्ले करना कि जी ये दिन है, ये मैंने जला दिए इतने पैसे, ये मैंने वेस्ट कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी चीज कि, या फिर जैसे हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक बड़ी सारी शादी हुई थी, उसके बाद एफबीआर ने केस बना दिया था, पता नहीं किसका था वो, मास्टर था, कौन सा था, आई नो, कि वो मास्टर पेंट्स वाली या कुछ इनकी मास्टर वालों की थी वो, तो उसके बाद एफबीआर के पीछे पड़ गई। अभी अदानी ये जो था, तो वो वहां पर इंडिया में शादी हुई थी उसके बेटे की, तो उसके ऊपर जी ये देखे जी इतने बिलियन डॉलर उसने स्पेंड कर दिए। तो इससे जी बाकी जो पूरे मुल्क के अंदर लोग हैं जो भी शादी गए, वो जी और ये भी करना चाहिए, ये चीज भी स्पेंड करनी है, ये चीज भी स्पेंड करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, वट एवर, तो वो अलाउड नहीं है। एक रीजनेबल लेवल के ऊपर आप स्पेंड करेंगे, दूसरे के दिल के अंदर भी वो बुरा फीलिंग ना आए कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ना समझे, और इस बात का ख्याल करें कि दूसरा फील ना करे, मुझे देखे कि यार वो इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो इस बात का भी ख्याल करें खुद। शुड नॉट बी वेस्टफुल बट शुड स्पेंड वेल्थ प्रोडक्टिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो वेस्टफुल नहीं स्पेंड करनी, ये लिया वेस्ट कर दी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने 5-6 आईफोन महीने में गुम कर दिए, कोई परवाह नहीं, यहाँ रखा यहाँ छोड़ दिया, वहां रखा वहां छोड़ दिया, तो वो वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, कि चाहे उसके अंदर पैसे ज्यादा लग जाएं लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अमेरिका में अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ सिंगल मॉम्स को हायर करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जी को जो फीमेल लीडर उसकी होगी वो कहेगी, वो कहती जो मेरे इस तरह से मैं अकेली काम करती थी, बड़ी मुसीबत होती थी मेरे लिए, तो मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी बनाती है जहां पर सिर्फ सिंगल मॉम्स काम करें, कि हम उनको दिन में टाइम भी ऑफ देते हैं अपने बच्चों को देखने का भी, अपने बाकी मामला भी, और उनको हम सैलरी भी अच्छी पे करते हैं। ये नहीं कि सैलरी के मामले में भी, तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें आप कहेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में तो मिनिमम पे जी 25,000 है लेट्स सपोज, लेकिन हम 40-40 पे करेंगे, क्योंकि हमारा अंदाजा इससे कम में कोई अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता अच्छे से, तो हम मिनिमम 40 पे करेंगे चाहे जो मर्जी काम कर रहा हो। तो अब इसमें ये वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं होगी, ये किसी को अपने एम्प्लॉयमेंट दी और उसकी बेटरमेंट के लिए काम करते, ये वेस्टफुल में काउंट नहीं होगा। क्या चीज? यस, और बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेल्थ मेक्स वेल्थ, आई टोल्ड यू वेल्थ मेक्स वेल्थ, इफ यू ऑलरेडी हैव वेल्थ यू कैन इजीली मेक मोर वेल्थ, इफ यू डोंट हैव इट तो आपके लिए मसले बने, आपने अपनी इनकम का 70-80% बेसिक्स पे स्पेंड कर दिया, लेट सपोज 50% आपने रेंट में निकाल दिया। अब एक गरीब बंदा दिन के चंद हजार रुपए, ये मजदूर एक 1000 रुपया कमाता है लेट सपोज, तो उसमें से अगर वो 50% रेंट ही देता अपने घर का, तो 50% में उसने बाकी सारे खर्चे चलाने, तो वो कैसे चलाएगा? तो सेविंग करके इन्वेस्ट करके कुछ कमाने वाली कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, वो वैसे ही बंद हो गई, और किसी दिन बीमार हो गया वो ऐसे काम तमाम, उतने दिन की इनकम वैसे गई, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। इसी केस में ज़कात का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था कि भाई उनका भी हक है अमीरों की वेल्थ के अंदर, ज़कात और सदकात, और इसके साथ एक बड़ा अच्छी सोसाइटी डेवलप करके दिखाई है होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा ने, तो एक बड़ी जबरदस्त सोसाइटी डेवलप करके दिखाई है, जहां पर जी ज़कात अगर देने भी जाते तो नहीं यार वो एक और बंदा है हमारे मोहल्ले में, वो मुझसे ज्यादा गरीब है, मुझसे ज्यादा मुस्तहिक है, पहले उसको देके आओ, तो वो आगे से आगे फॉरवर्ड कर देंगे, मेरे पास तो अभी ये देखें ना अगले टाइम का खाना पड़ा, उसके पास अगले टाइम का खाना क्या, इस टाइम का खाना नहीं पड़ा, ये उसको दो जी पहले, खुद लेने भी जाएगी, क्यों? उसको पता है जी अगले टाइम पे फिर कोई और लेके आया खड़ा होगा, यार ये ले लो प्लीज मैंने ज़कात देनी है, क्योंकि उस पर कंपलसरी है कि उसने देनी है। Wealth needs to be purified for two reasons. One may unknowingly earn illegal income. पहली चीज तो ये कि
वेल्थ को प्योरीफाई करना इस्लाम में, क्योंकि अगेन आप वेल्थ एक्यूमुलेट ही या जनरेट ही तब कर सकते हैं जब आप उसको प्योरीफाई करते रहें, उसके ऊपर ज़कात और सदकात देते रहें। तो इस केस के अंदर उसको प्योरीफाई करना इसलिए भी जरूरी है, हो सकता है उसमें कोई एलिमेंट इलीगल इनकम का आ गया हो, इस वजह से उसको प्योरीफाई करते रहना चाहिए। आई डोंट नो ये मैंने कहाँ सुना, लेकिन ये एक रिसेंट मामला मैंने सुना है कहीं पर, जिसमें वो बता रहे थे कि एक मुफ्ती साहब के पास कोई आया कि जी वो मेरी ना इनकम थोड़ी पड़ जाती है महीने के एंड पे ना, खर्चा ज्यादा होता है और मेरी इनकम थोड़ी पड़ जाती है, कोई तरीका बताए मेरी इनकम बढ़ जाए। तो इन्होंने कहा जी कि तू ना अपनी इनकम 10% कम करवा दे, या है ना अपनी इनकम, अपनी जो तनख्वाह है ना वो कम करवा दे। मैं तो पहले एक शिकायत लेके आऊँ कि मेरी कम है तो कम क्यों करवा दूं, मैं तो बढ़ाने के लिए कह, लेकिन तू कम करवा दे। तो उसने ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहा कि जी कम कर दें, तो थोड़ी सी उन्होंने उसकी सैलरी कम कर दी। अगले महीने फिर आगे जी अभी भी नहीं गुजारा चल रहा, तो ये और कम करवा दे, और जाके कम। कुछ अरसे बाद आया, उसने कहा जी बिल्कुल आपने कम कर, अब मेरा गुजारा हो जाता है। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जी ये कम करने की जरूरत है? क्योंकि जी तू उतने वक्त वहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता था, टाइम वेस्ट करता था या अपना काम सही से नहीं करता था, तो वो उतनी तनख्वाह तू ज्यादा ले रहा था, इसलिए तुझे वो पूरी नहीं हो रही थी।